हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने जो करी थी वो 12th बिजनेस स्टडी और हिंदी मीडियम सेक्शन के लिए, क्योंकि इस समय जो हम काम कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम पर कर रहे हैं। हिंदी पर ये मेरी वीडियो है, इंग्लिश पर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। 3 चैप्टर मैं पूरे कर चुका हूँ, तो चौथा चैप्टर मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिस चैप्टर का नाम है नियोजन प्लानिंग, जहाँ से हमारे जो प्रबंध के कार्य हैं, फंक्शंस जो हैं वो शुरू होते हैं। ये पहला फंक्शन है नियोजन जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। प्रबंध में ये जो कार्य हैं यही हमारे मैनेजमेंट को या प्रबंध को सफल बनाते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नियोजन। तो आज की जो क्लास है हमारी वो इसी नियोजन से रिलेटेड है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पहला फंक्शन या पहला कार्य बिल्कुल ढंग से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रदीप खोकर है, लेक्चरर कॉमर्स में गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। मेरे चैनल का नाम खोकर प्रेजेंटेशन है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट हम अपने 95% के टारगेट को आसानी से पूरा कर सकें। तो शुरुआत करते हैं हम अपने 95% के टारगेट की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि नियोजन क्या है। तो सबसे पहले मुझे नियोजन का अर्थ समझना जरूरी है। नियोजन होता क्या है? इंग्लिश में इसको प्लानिंग कहते हैं, तो वहां से आप इसको एटलीस्ट ये तो समझ पाओगे कि इसमें हो क्या रहा है। तो नियोजन का अर्थ होता है कि पहले से यह है निश्चित करना कि भविष्य में हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। 3 सवालों के जब हम जवाब ढूंढते हैं, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो हमें इन 3 सवालों के जवाब हमारे पास होने चाहिए। हम क्या करना चाहते हैं? अगर हम बैठे हैं और उठकर कहीं जाना चाहते हैं तो पहले सोचना पड़ेगा कि क्या करेंगे उठकर, फिर कब, उस काम को कैसे कब करें, समय निश्चित करेंगे, और फिर उस काम को कैसे करेंगे ये भी निश्चित करना पड़ेगा। जो अगर मैं बैठा हूं उठने पर भी, तो क्या करने के लिए उठूंगा, कब उसको करूंगा और कैसे उसको करूंगा, ये मुझे सोचना पड़ेगा जब भी मैं वहां से खड़ा होऊंगा। नहीं तो मेरे खड़े होने का भी कोई उद्देश्य नहीं बचता। तो प्रबंध में यही निश्चित किया जाता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किन्हें करना है। एक और क्वेश्चन रह गया कि कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की बात है, तो किन्हें करना है ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें नियोजन देता है। तो ये प्रबंध के आधारभूत कार्य हैं जिसको हमें करना होता है। नियोजन सृजनात्मकता, क्योंकि कुछ नया सोचना है, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी जब भी हम अपने व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। इनोवेशन, नव प्रवर्तन अति निकट से जुड़ा है, क्योंकि ये कर ही हम कुछ सोच सकते हैं कि क्या करना में हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हमें उस उद्देश्य को, जिस जगह हमें पहुंचना है, लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाए। तो क्रिएटिविटी ही उसको एक अल्टीमेट तरीका होता है जिसके थ्रू हम वहां पहुंच सकते हैं। नियोजन, हम कहाँ खड़े हैं इस समय, कहाँ हमारी स्टैंडिंग है। जैसे हम यहाँ पर हैं इस समय, बिजनेस इस समय जो है मार्केट शेयर 10% पर है, तो ये मैं वहां कहाँ खड़ा हूं ये वो दिखाता है। यहां मैं पहुंचना चाहता हूं, तो कहाँ मुझे पहुंचना है। मान लिया मैंने टारगेट रखा हुआ है कि मुझे भाई 30% शेयर चाहिए, मार्केट शेयर चाहिए, तो यहां मैं पहुंचना चाहता हूं। तो इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, इस गैप को मैं नियोजन के थ्रू भरता हूं। नियोजन में ही ये देखा जाता है कि हम क्या करें, कैसे करें, कब करें और किन से कराएं, सो दैट हम 10% मार्केट शेयर से 30% तक पहुंच जाए। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको कौन भरता है? नियोजन भरता है। नेक्स्ट, नियोजन से तात्पर्य उद्देश्यों के निर्धारण करने तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित कार्य विधि को विकसित करने से होता है कि हम किस तरीके से उन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। नियोजन पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त कर, पहले से निर्धारित है, आपने देखा कि हम यहाँ पर निर्धारण करेंगे, तो उनको कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए विवेकपूर्ण मार्ग, सोचा समझा मार्ग है। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन नहीं है, इस बात को आपको समझना है। विवेक से लिया गया डिसीजन, सही डिसीजन लिया है,
सारी चीजों का आकलन कर डिसीजन लिया है, तो विवेकपूर्ण डिसीजन होता है, वो नियोजन हमें प्रोवाइड करता है। नियोजन से आशय, उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण कर उन्हें प्राप्त करने के लिए एक कार्य विधि को तैयार करना होता है, सो दैट हम उन लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ये नियोजन का अर्थ है। मेरे हिसाब से अब आप अर्थ तो समझ चुके हैं कि नियोजन होता क्या है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जहां पर नियोजन क्यों जरूरी है किसी भी संगठन के लिए, वो पढ़ेंगे। तो पहला जो उसका महत्व है वो ये है कि नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। एक अगला एक कार्य मिलेगा वो निर्देशन। निर्देशन का मतलब डायरेक्शन, दिशा दिखाना। तो संगठन को दिशा दिखाने की व्यवस्था करता है नियोजन, कि आपको कहाँ जाना है। भाई ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। जैसे मैं अगर उसको मार्केट शेयर वाले को लूं तो 30% मेरा उद्देश्य है जहां मुझे पहुंचना है। मैं अभी यहां कहीं हूं 10% मार्केट शेयर पर, तो नियोजन मुझे ये दिशा दिखा रहा है कि मैं यहां तक कैसे पहुंचूं। हर डिपार्टमेंट बीच में आपको डिवाइडेशन मिलेगा बड़े टाइप के, तो उन सब की क्रियाओं को एकत्र कर रहा है ये, और एक जगह मिला रहा है, सो दैट हम अपने उस एक लेवल पर पहुंच सकें और 30% के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। नियोजन अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी है, भविष्य से संबंधित है। क्योंकि अगर आप पढ़ो तो नियोजन एक भविष्यवादी प्रक्रिया है, भविष्य से संबंधित होती है, और भविष्य अनिश्चित है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। तो जो वहां रिस्क है उस जोखिम को कम करने के लिए नियोजन किया जाता है। कम बोला है इसीलिए क्योंकि हम कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनिश्चित है। नियोजन अति व्यापित और अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। ऐसी सभी क्रियाएं जिनसे किसी भी प्रकार की वेस्टेज हो रही है, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, उन सभी क्रियाओं को समाप्त करने का काम नियोजन करता है। क्योंकि यहाँ पर हम सभी सवालों के अपने जवाब पा लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किन्हें करना है। तो सारी जब क्लियरिटी हमें मिल जाएगी, हर चीज स्पष्ट हो जाएगी हमारे दिमाग में, तो हम क्यों वेस्टेज करेंगे, क्यों ऐसी क्रियाएं करेंगे जो पहले हो चुकी हैं। तो नियोजन अतिव्यापित और अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है, लगभग खत्म करता है, ये वर्ड यूज करना चाहिए। नियोजन नव परिवर्तन, वो अभी आपने देखा था कि इनोवेशन जो होती है उसको प्रोत्साहित करता है। नया सोचना पड़ता है, भविष्य के बारे में सोचना है। 30% सेल पर पहुंचना है तो सीधा तो पहुंच नहीं पाएंगे 10% मार्केट शेयर से। अब मार्केट शेयर 10% है, उसको आप 30% पे एकदम से तो नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको नया कुछ सोचना पड़ेगा। तो नियोजन नव प्रवर्तन को प्रभावित करता है, प्रोत्साहित करता है। नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। नियोजन निर्णय हो गए ना, तो नियोजन ने क्या कर दिया, जब आगे हमें डिसीजन लेना होगा तो निर्णय हम ले चुके हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किन्हें करना है। तो उसने निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल कर दिया। क्योंकि और क्यों क्यों किया ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि नियोजन जो किया गया है वो विवेकपूर्ण रूप से किया गया है, विवेक का यूज कर किया गया है, इसलिए वो निर्णय को सरल बना देता है। और लास्ट महत्व है कि नियोजन मानकों का स्टैंडर्ड, इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, ये स्टैंडर्ड सेट करने का एक तरीका है। नियोजन मानकों के निर्धारण में सहायता करता है, जो आगे जाकर जो लास्ट फंक्शन है हमारा नियंत्रण, उसमें सहायता करेगा। तो नियोजन स्टैंडर्ड सेट करता है कि एक एम्प्लॉय को एक दिन में 10 यूनिट बनानी है, ये स्टैंडर्ड है। तो निर्धारण किसने किया, क्योंकि किन्हें करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये डिसीजन हुए, तो हमें पता चला कि एक एम्प्लॉय एक दिन में 10 यूनिट बनाएगा। डिसीजन कहां से हुआ, नियोजन से। तो नियोजन के ये महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बिना नियोजन के अपने जीवन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, ये आपको समझना है।
इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में भी नियोजन का उतना ही इम्पोर्टेंस है। अब हम नियोजन की विशेषताएं पढ़ते हैं। विशेषताएं पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, पर जो हमने महत्व पढ़े ये सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो अब हम नियोजन की विशेषताएं करते हैं। पहली है कि जो नियोजन होता है वो केंद्र बिंदु लक्ष्य उसको प्राप्ति के लिए किया जाता है। आपने देखा था अभी हमने 30% का लक्ष्य रखा था, तो नियोजन जो किया जा रहा है वो इसको प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, नियोजन प्रबंधन का मैनेजमेंट का प्राथमिक कार्य सबसे पहले किया जाएगा। तो पहले ये टारगेट सेट किया जाता है जब कुछ और किया जाता है। तो नियोजन में हम सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहला काम होता है प्रबंध का। ये सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब हर जगह मौजूद है, हर प्रकार के बिजनेस पर मौजूद है, चाहे वो छोटे रूप में हो, चाहे वो बड़े रूप में हो। ठीक है, चाहे स्कूल हो, ठीक है, चाहे कोई टेक्सटाइल कंपनी हो, चाहे कोई किराना स्टोर हो, हर एक व्यक्ति को नियोजन करना पड़ता है, तो व्यवसाय में भी करना पड़ता है। और चाहे कोई भी देश हो, प्रांत हो, क्षेत्र हो, हर जगह इसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो नियोजन सर्वव्यापी है, छोटे से छोटी क्रिया में भी और बड़े से बड़ी क्रिया में भी नियोजन करना पड़ता है। भविष्यवादी है, ये आप जान ही चुके हो कि भविष्य पर आधारित है, तो नियोजन फ्यूचर के लिए ही किया जाता है, ये इसकी बहुत बड़ी फीचर है। नियोजन अविरत है। अविरत का मतलब कॉन्टिन्यूअस है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन कभी बंद नहीं होगा, नियोजन पूरे समय चलता रहता है जब तक कंपनी का जीवन है। ठीक है, जब तक नियोजन चलता रहेगा। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि एक उद्देश्य मैं प्राप्त कर लूं, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद मैं नया उद्देश्य रख दूंगा, तो नियोजन करना पड़ेगा। क्योंकि क्रिया जब ही होगी, कोई भी क्रिया जब ही होती है जब मुझे क्या करना है ये पता हो, कैसे करना है, कब करना है। तो इन सभी के आंसर कहाँ मिलते हैं? नियोजन में। तो इसलिए नियोजन कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। नियोजन में निर्णय रचना निहित है, डिसीजन लेना पड़ता है। हमने देखा है, आपको मैं कई एग्जांपल दे चुका हूं, तो डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस होती है जो हमें करनी ही पड़ती है। निर्णय लेने होते हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सारे निर्णय हमें लेने पड़ेंगे। नियोजन एक मानसिक क्रिया है। आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा, जितनी भी बातचीत अभी तक हमने करी उसमें कहीं पर कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, क्रिया नहीं की जा रही, सिर्फ दिमाग से सोचा जा रहा है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किन्हें करना है। तो इन सवालों के तो जवाब मिल रहे हैं, पर कोई रियल में क्रिया नहीं हो। क्रिया कहाँ होती है? सबसे पहली बार अगर आप क्रिया देखोगे तो वो इसके जो है निर्देशन का जो एक इसका कार्य है, जो चौथा कार्य है, इसमें मिलेगा आपको। नेक्स्ट है नियोजन की सीमाएं। प्लान हर एक की कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो नियोजन की भी कुछ सीमाएं हैं। पहली है कि नियोजन दृढ़ता बनाता है, मतलब जो आप एक बार सोच लिया आपने कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो फिर आप सिर्फ उसी को फॉलो करता रहते हो, उसमें चेंज नहीं करते। तो चेंज को छोड़ देता है, वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि अब आप चेंज नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे। नॉर्मली ऐसा होता है, तो दृढ़ता लाता है, जो सोच लिया है आप उसी को फॉलो करोगे। फिर कुछ नया सुझाव आता है तो आप उसको एक्सेप्ट जल्दी से नहीं करते। फिर है कि परिवर्तनशील, क्योंकि हमारा वातावरण परिवर्तन है। आप देखोगे पहला एक चैप्टर आप कर चुके हो, व्यावसायिक पर्यावरण, उसमें देखा है कि आपका जो वातावरण है वो कभी भी फ्लक्चुएट कर जाता है। तो ऐसे परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन अगर बार बार चेंज हो रहा है तो प्रभावी नहीं रहेगा, क्योंकि आपको प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। नियोजन रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को कम कर देता है, वही है दृढ़ता वाला पॉइंट है कि आप फिक्स हो गए हो तो फिर कुछ नए को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो रचनात्मकता उस सेंस में कम कर देता है, जब आप नियोजन कर चुके हो तो उसके बाद उसमें आप चेंज नहीं करना चाहते, पर जब नियोजन आप कर रहे होगे उस समय आप पूरी क्रिएटिविटी यूज करते हैं। पैसा लगता है, ये पक्की बात है, बाहरी लागत लगती है उस पर। प्रबंधन के बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, बहुत जगह से डाटा लेना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है। तो समय और
पैसा दोनों लगता है तो भारी भरकम लागत आती है। समय नष्ट करता है, ये ऑब्वियसली है, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि टाइम लेती है नियोजन करने में। मैं आपके सामने अगर ये वीडियो रख रहा हूँ तो वीडियो हो सकती है 20 मिनट से 35 मिनट 30 मिनट की हो, ठीक है। तो आपके लिए तो क्या है कि मेरी जो आउटपुट है वो कहती है 20-30 मिनट ही तो लग रही है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। पर मुझे इसको तैयार करने में कम से कम भी जो है 2 से ढाई दिन भी लग जाते हैं कभी कभी। तो मेरा तो 2.5 दिन लगा, आपके सामने 20-30 मिनट की प्रेजेंटेशन हुई, ठीक है। पर अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं आपके सामने ये इस तरीके से नहीं रख पाऊंगा, ठीक है। कई वीडियोस आती हैं जिसमें आप देखते हो कई जो एक्सप्लेनेशन है वो डायरेक्ट बुक से होती है, तो डायरेक्ट बुक से वो ऑब्वियसली है, वो अपने तरीके से बेस्ट कर रहे हैं, पर वो मेरा जो सिस्टम है या मेरी जो थिंकिंग है वो नहीं ला पाता, तो वो उतना समय शायद वेस्ट नहीं कर रहे, तो उसका इम्पैक्ट भी उसी हिसाब से पड़ रहा है। तो ये आप समझ लेना कि जो जितना अच्छा नियोजन करता है वो उतना ही अच्छा रिजल्ट भी पाएगा। तो इसलिए नष्ट करने वाली प्रक्रिया है क्योंकि सीमा के रूप में पढ़ रहे हैं, पर नियोजन अनिवार्य है, नहीं करोगे तो जो पाना चाहते हो वो नहीं पा पाओगे। नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं देती। मैं कितनी ही मेहनत कर लूं, मैं 2.5 दिन लगा लूं, ठीक है, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके सामने ले लिया हूं, ठीक है, टाइम भी कम कर लूं, कोई गारंटी नहीं है कि ये मेरी जो वीडियो है इस बहुत ज्यादा सक्सेस पा लेगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं मिल रही। तो सक्सेस पाने की कोई गारंटी नहीं है, सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, ऑब्वियसली है, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, पर ये कोई गारंटी नहीं है कि इसको सफलता मिल जाए, ऐसा कोई कहीं पर नहीं होता। 100% कोई नहीं कह सकता कि ये सक्सेसफुल होगा ही होगा, इसलिए नियोजन 100% गारंटी नहीं देता, पर फिर भी हमें उसे फॉलो करना होता है। अब जो हम पढ़ेंगे वो नियोजन की प्रक्रिया है। प्रक्रिया 6 नंबर में जरूर आती है, कौन सी आएगी इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि 5 फंक्शन है, पांचों में से 4 फंक्शन की जो है प्रक्रिया है। अब उन 4 में से एक जरूर आती है 6 नंबर में, वो कौन सी आएगी ये मैं गारंटी नहीं देता, पर आप नियोजन जितने भी फंक्शंस हैं जहां पर प्रक्रिया है उसको जरूर करना क्योंकि वो आपको 6 नंबर जरूर देंगे। तो सबसे पहले हम उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, फिर हम विकासशील आधार तैयार करते हैं, बेस तैयार करते हैं, इसको इंग्लिश में डेवलपिंग प्रेमिसेस कहा जाता है। तो वो प्रेमिसेस बनानी होती है जिसके बेस पर हम अपना पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। नेक्स्ट है कि कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों को पहचानो, कितने तरीके हैं जिस तरीके से मैं कार्य को पूरा कर सकता हूँ। फिर उन तरीकों का मूल्यांकन किया जाएगा, मूल्यांकन करने के बाद उसका चुनाव किया जाएगा, चुनाव के बाद योजना को लागू कैसे होगा वो बताया जाएगा, फिर फॉलो अप भी लिया जाएगा कि जब हम काम पूरा कर ले तो किस तरीके से हम उसका फॉलो अप करें, जिसको हम अनुवर्तन कहते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो नियोजन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। एक एक करके समझते हैं अभी। सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना, पता है आपको कि सर्वप्रथम हमें उद्देश्यों को ही निर्धारित करना है। जैसे मैंने आपके सामने रखा था 30% मार्केट शेयर, तो सबसे पहला मेरा काम है इसको निर्धारित करना। प्रत्येक संगठन के कुछ उद्देश्य हो सकते हैं, उद्देश्य पूरे संगठन के भी हो सकते हैं, विभाग के भी हो सकते हैं और एक विभाग की एक इकाई के भी हो सकते हैं। तो उद्देश्य ये तो पूरी संगठन का उद्देश्य हो गया कि मार्केट शेयर 30% बढ़ाना है। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी उद्देश्य रख सकते हो कि दिन में मुझे 500 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो ये उद्देश्य हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, एक विभाग का। विभाग में एक इकाई है जो रॉ मटेरियल को तैयार करती है, वो अपना उद्देश्य रख सकती है। एक कर्मचारी के लिए भी हम उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं। तो उद्देश्य छोटे से छोटा भी हो सकता है और पूरी से पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। उद्देश्य अथवा लक्ष्य बतलाते हैं कि संगठन क्या पाना चाहता है, या विभाग क्या पाना चाहता है, या एक वो इकाई क्या पाना चाहती है। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित कर लिया, अब विकासशील आधार बनाना है, इसको समझना है क्योंकि यही थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नियोजन का संबंध भविष्य से होता है जो अनिश्चित है, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। प्रबंधक भविष्य के विषय में कुछ अवधारणाएं बनाता है। अजम्पशन तुम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना, अवधारणाएं,
कि मांग की अवधारणाएं क्या है मांग के नियम की, कि जो वस्तु के क्या कहते हैं वस्तु के प्रति कस्टमर का टेस्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फर्म कोई चेंज नहीं करेगी किसी भी प्रकार का, सरकार नियम नहीं बदलेगी, एक ही वस्तु है उसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। तो कुछ अवधारणाएं हमें बनानी पड़ती है, एजम्पशन बनानी पड़ती हैं, जब भी तो नियम बनेगा। ठीक है, तो नियम तो बन गया कि अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ जाएगी, पर इस पर वो अवधारणाएं वो अजम्पशन भी लागू होती हैं। अगर वो अवधारणाएं ना लागू हो तो देखोगे आप नियम फेल हो जाएगा। तो इसीलिए जब भविष्य अनिश्चित है तो मुझे कुछ एजम्पशन माननी पड़ेगी, और जो ये अवधारणाएं होती हैं यही वो आधार होते हैं जो ऊपर बोला गया है इन्होंने। ठीक है, तो उन आधार को सबसे पहले हमें बनाना होता है। अवधारणाएं ही भौतिक आधार या वस्तु स्थिति होती है जिन पर योजना फिर बनती है। जो भी हमने सोचा कि 30% अगर मैं सेल बढ़ाना चाहता हूं तो मैं कॉम्पिटिटिव जो फर्म है वो प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं लाएगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं लाएगी, सरकार टैक्स की रेट नहीं चेंज करेगी, सरकार और किसी प्रकार का नियम चेंज नहीं करेगी। ठीक है, कस्टमर हम का टेस्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, कस्टमर इस तरीके से प्रोडक्ट खरीदेगा, इस क्षेत्र में इतना बिक जाएगा, तो उस बेस पर योजना तैयार की जाती है। यह जो भौतिक आधार है जिसको हम अवधारणाएं कह रहे हैं, पूर्वानुमान पहले से सोचा गया, वर्तमान जो योजना है जो करंट में चल रही थी 30% से पहले 10% पे तो हुई, तो वो वर्तमान योजना है, और जो भी पॉलिसी मैंने बनाई थी के विषय में भूतकालीन सूचनाएं हो सकती हैं। तो इनका भौतिक आधार क्या होता है, पहले से कुछ पूर्वानुमान हमने लगाए, वर्तमान योजना जिस पर हम काम करते हैं, पॉलिसी जो हम पुराने समय में फॉलो कर चुके हैं। तो ये सब इन अवधारणाओं को निश्चित करने में और योजना को तैयार करने में काम आती है। आधार विकसित करने के में पूर्वानुमान महत्वपूर्ण है, सोचना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यह सूचनाएं एकत्र करने की एक तकनीक होती है। सफल नियोजन के लिए यथार्थ मतलब कि सही तरीके से आप भविष्य के बारे में सोच पाओ, पूर्वानुमान लगाना बहुत जरूरी है कि कस्टमर इस प्रोडक्ट को इतना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी इंग्लिश में जो है सारा कंटेंट तैयार कर चुका हूं, तो ये मैंने पूर्वानुमान लगाया कि अगर मैं हिंदी में तैयार करता हूं तो जो मेरे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो शायद इस वीडियो को जरूर देखें, बाकियों के लिए तो शायद ये इतना इम्पोर्टेंट ना हो, पर सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनके लिए ये छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो ये मैंने सोचा है, देखो पूर्वानुमान लगाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उसको जरूर सक्सेसफुल बनाओगे। तो इसीलिए एक विकासशील आधार में जो पूर्वानुमान है वो यथार्थ हो, मतलब कि रियल हो, प्रैक्टिकल हो, उनको लेकर काम करना पड़ता है। अब कार्यवाही के जो वैकल्पिक विधियां हैं, जितने भी प्रकार हैं, जिस तरीके से मैं मार्केट शेयर को 30% बढ़ा दे सकता हूं, उसको सारों को ढूंढना पड़ेगा मुझे, जो भी हो सकता है। उसमें रेट कम करना भी हो सकता है, उसमें नए रीजन में जाना भी हो सकता है। ठीक है, उसमें प्रोडक्ट में नई टेक्नोलॉजी को लेके आना भी हो सकता है। ठीक है, उसमें वेस्टेज को कम करना भी हो सकता है, क्योंकि वेस्टेज कम होगी तो हम कॉस्ट कम करेंगे, कॉस्ट कम होगी तो सेलिंग प्राइस कम करेंगे। तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, तो वैकल्पिक विधियां बहुत सारी हो सकती हैं। तो कार्यवाही करने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक विधियां हो सकती हैं। उन सभी विधियों को पहचानना जो कार्यवाही हाथ में ली जाए वह जानी पहचानी और स्पष्ट होनी चाहिए। तो उन सबको पहचानना, उनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब भी हम काम करें तो हम उसको आसानी से समझ पाए और वो हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट हो, तो इसलिए उनको पहचानना सबको जरूरी है। फिर जितने भी ये विकल्प हैं, अब इनका मूल्यांकन किया जाएगा अपने जो संसाधन है भौतिक और जो मानविक है, मनुष्य है, उनके बेस पर। तो विकल्पों का पहले तो सारे विकल्प देख लिए हमने, कितने विकल्प अवेलेबल हैं। अब उन विकल्पों का मूल्यांकन किया जा रहा है कि हमारे संगठन के लिए कौन सा सबसे अच्छा होगा। तो सभी विकल्प के गुण और दोष दोनों को जानकारी पूरी इकट्ठी की जाएगी। एक ही विकल्प के कई रूप हो सकते हैं जिनकी आपस में तुलना करना बहुत जरूरी है।
कि एक ही विकल्प में गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं, तो उन सबको हमें तुलना करनी है कि भाई मैं क्षेत्र बढ़ाना चाहता हूं, तो क्षेत्र बढ़ाओगे तो एम्प्लॉई भी बढ़ेंगे, ठीक है। आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी देने पड़ेंगे, नई ब्रांचेस भी खोलनी पड़ेंगी। तो सब विकल्पों के हर प्रकार के गुण और दोष आपको स्टडी करने पड़ेंगे, उनकी तुलना करनी पड़ेगी हर एक की। प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विकल्प के पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं को हम ध्यान से समझते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं और फिर देखते हैं कि कंपनी के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, तो फिर विकल्प का चुनाव किया जाता है। तो जो सबसे अच्छा विकल्प होगा, सर्वोत्तम जो विकल्प होगा, उसको चुनना होगा मुझे। अब वो सर्वोत्तम विकल्प जो है एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो जो ये आदर्श योजना मैंने तैयार की है वो सबसे अच्छी है लक्ष्य को प्राप्त करने में। इससे हमें प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा हो रहा है और कम से कम इस विपरीत परिणाम आने की आशंका है, संभावना। तो जिस भी विकल्प को हम चुने वो हमारे उद्देश्य को पूरा कर सके, जिसको हम साध्य कर सके, वो हमें प्रॉफिट कमा कर दे सके और विपरीत परिणाम आने के चांसेस सबसे कम हो, ऐसे विकल्प को हमें चुनना होता है। कभी कभी एक सर्वोत्तम विकल्प को चुनने की अपेक्षाएं योजनाओं का सम्मिश्रण, मतलब कि एक से ज्यादा विकल्पों का चुनाव भी करना पड़ सकता है। तो ये होता है। प्रबंधक सर्वोत्तम संभव कार्य प्रणाली का चुनाव करता है, परिवर्तन और संयोजन को अपनाता है सो दैट जो उसका उद्देश्य है उसको वो प्राप्त कर सके। तो वो अकेला भी हो सकता है एक विकल्प और कई विकल्पों का मिश्रण भी हो सकता है। तो अब विकल्प का चुनाव भी हो गया, अब मुझे योजना को लागू करना है कि कैसे मैं इसको एक्टिव करूंगा, क्रिएट करूंगा या ऑपरेशन में लाऊंगा, ठीक है। तो उसको देखा जाता है इस स्टेप के अंदर। वह कदम जिसमें प्रबंधन के अन्य कार्य भी होते हैं, निर्देशन एक आगे वाला कार्य है वो भी यहाँ पर होता है। इसका संबंध योजना को लागू करने से होता है। यह वह कार्य है जो वांछनीय है, जिसको करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अब तक जो आपने किया वो सब बेकार हो जाएगा। तो उस सब की कोई वैल्यू नहीं है, वो बेकार है, 0% है अगर आपने जो योजना बनाई उसको आप लागू नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अनुवर्तन फॉलोअप कहलाता है कि आप अब ये देखो कि क्या हुआ, क्या चाहते थे, क्या प्राप्त हुआ, तो उसको कैसे देखोगे वो फॉलोअप में देखा जाता है। तो यह देखना कि योजना लागू की गई या नहीं, निर्धारित अन्य सूची के अनुसार कार्य काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, नियोजन प्रक्रिया का ही अंग है कि हम अपनी योजना को ढंग से लागू कर पाए या नहीं कर पाए, काम ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा, ये भी हमें साथ के साथ देखना होता है। तो उसको एक तरीके से वैसे तो हम नियंत्रण कहते हैं, जो लास्ट फंक्शन मिलेगा, पर उसकी भी प्लानिंग कहाँ होगी, नियोजन में ही होगी। योजना का कार्यान्वयन उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है, इस बात का आश्वासन भी समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। योजना बना लो, योजना को लागू भी कर लो, पर क्या उस योजना से उद्देश्य पूरे हो रहे हैं और उसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है, ये देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस योजना को बनाना था। तो इस तरीके से हमारी योजना या नियोजन की प्रक्रिया समाप्त होती है। और करंट ईयर में, इस साल में जो है आपका सिर्फ इतना ही सिलेबस प्लानिंग में से आ रहा है। एक टॉपिक और था इसमें, वो टॉपिक जो है कट चुका है, वो था टाइप्स ऑफ प्लान, ठीक है। प्लान के कितने प्रकार हैं, तो आप इस साल वो टॉपिक सीबीएसई नहीं पूछेगी, तो इसलिए इस वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट ईयर जब पूछा जाएगा तो उससे रिलेटेड एक वीडियो अलग से बना दी जाएगी। अभी के लिए आपको बस इतना ही समझना था। वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना और इसको मैक्सिमम शेयर करना स्टूडेंट्स तक, और टीचर प्लीज आप भी स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। इससे ही पता चलेगा कि मैंने कितनी अच्छी प्लानिंग की है। तो आपके थ्रू ही मुझे
ये पता चल पाएगा कि कितने लाइक मिले, कितने कमेंट आए और कितना मेरी वीडियो शेयर हुई और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की ये क्लास समाप्त होती है, नेक्स्ट क्लास में फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।